हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है बेसिक मैथमेटिक्स। क्या चीज़ है? बेसिक मैथमेटिक्स। ओके, यानी वो मैथमेटिक्स जो जनरली फिजिक्स में अपने काम आती है ना। अच्छा, जो फिजिक्स में काम आती है जैसे कि उसमें से काफ़ी मैथमेटिक्स तो आप 10th तक पढ़ चुके हैं। जैसे मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री वगैरह हो गया है ना जी, ज्योमेट्री हो गया, जैसे मान लो एरिया ऑफ सर्किल, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है। अच्छा, ये कुछ आप 11th में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। जैसे डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है, जिनका जनरल फिजिक्स में काम में लेते हैं अपन। ठीक है, उनको अपन अभी ब्रीफली उनको उनके बारे में थोड़ी चीज़ें देख रहे हैं कि उनके होता क्या है, कैसे करते हैं ना जी, जो अपन फिजिक्स में काम आने वाला है। ठीक है। अच्छा जी, तो ज्योमेट्री तो बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं, 10th में भी पढ़ के ही आए हैं। ठीक है। मेन सबसे पहले जो फर्स्ट जिनसे आप कम टच में है ना, तो पहला टॉपिक आप देखिए लोगरिथम। क्या चीज? लोगरिथम। ठीक है। अच्छा, लोगरिथम का मैं आपको मतलब बताता हूँ। जैसे कि भाई मैं आपसे बोलूँ कि जैसे मान लो 2 की पावर x इक्वल टू मान लीजिए 72 है मान लीजिए। अब मैं कहूँगी भाई x की वैल्यू बताइए कितनी है। जैसे मान लीजिए पहले सिंपल लीजिए, मैं इसके लिए बोलूँ 8 है, तो सिंपल सा हो जाएगा। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 क्यूब, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है। पर अगर मैं लिख दूँ उसको 9, तब आप x की वैल्यू नहीं बता पाएंगे। ठीक है। तो ऐसे जो पावर जो अननोन, जब पावर की वैल्यू निकालना होता है, जब जनरली अपन लोग को काम में लेके लाते हैं ना, पावर को ऊपर से नीचे उतारने, सिंपल कैलकुलेशन में लाने के लिए लोग को काम में लिया जाता है। जैसे कि मान लो ये इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है, तो मैं इसको ऐसे, इस इक्वेशन को ऐसे लिखता हूँ x इक्वल टू लोग। अभी जिसकी भी पावर चला होता है, यहाँ पे पावर ये लिख दी जाती है और ये वैल्यू लिख दी जाती है। ओके, और इसकी वैल्यू अपन फाइंड कर सकते हैं, इसकी वैल्यू अपन फाइंड कर सकते हैं। एक लॉगरिथम टेबल आती है, टेबल में ये सारी वैल्यू लिखी होती है। यहाँ पे आप कुछ भी नंबर लिखते हो, पूरी टेबल होती है, उस टेबल को देख के आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, चलिए, यहाँ पे जो ये 2 होता है, इसको बोला जाता है बेस। क्या बोला जाता है? बेस। ठीक है। ये डिपेंड करता है कि किसकी पावर, यानी ऐसा लिखा हुआ है तो मैं इसको उल्टा ऐसा लिख सकता हूँ कि बेस की पावर x इक्वल टू 9। ठीक है, या आपस में कन्वर्टिबल होता है। फिलहाल समझिए कि मैं इसकी वैल्यू कहीं से भी देख के निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से ऐसे x की वैल्यू निकालने का एक तरीका आ जाता है, यहाँ पे ऐसा लिखा जाता है। यानी कुल मिला के जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है जैसे x इक्वल टू log बेस a और यहाँ पे b। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं a रेज टू x इक्वल टू b। बात समझ में आई? अच्छा जी, अब ये जो बेस होता है, ये कुछ भी हो सकता है वैसे होने को तो, पर फिर भी जनरली जो अपन लॉगरिथम में काम में लेते हैं वो जनरली 2 बेस होते हैं ना, या तो e होता है या tan होता है। ओके, चलिए, e और tan जो बेस आते हैं, जनरली जो अपने 2 बेस काम में आएंगे, बेस e और बेस tan। इनको आपस में कन्वर्ट भी किया जा सकता है। देखो tan तो tan हो गया, e जो होता है इसके लिए होती है 2.7183 या ऑलमोस्ट इक्वल टू 2.7। ठीक है, ये e की वैल्यू होती है ना, ये tan हो गया। इनको आपस में कन्वर्ट भी किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा देखो, अब सिंपल सिंपल सी देखो कुछ प्रॉपर्टीज देखो। सिंपल, सबसे पहले मैं कहूँ कि log a b इक्वल टू मान लीजिए x, इसका मतलब होता है a रेज टू x इक्वल टू, समझ में आपको? चलिए, ऐसे प्रॉपर्टी है जी लोग है ना, लोग को मतलब ऐसे लिखा जा सकता है, इक्वेशन से लोग में, लोग से इक्वेशन में। ठीक है, जो बेस होता है उसकी पावर ये वाली टर्म हो जाती है। ठीक है, या इसको इसमें लिख सकते हो। ठीक है। दूसरा, जब किसी भी लोग ई होता है किसी भी क्वांटिटी का, जैसे मान लीजिए ये x है, तो इसको मैं लिखता हूँ ln x। वो लोग जिसका बेस ई होता है उसको नेचुरल लॉग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेचुरल लॉग, और उसको ln से लिख सकते हैं अपन। ठीक है। अच्छा जी, जिनका बेस 10 होता है उनको 10 लिखना ही पड़ेगा, 10 के अलावा कुछ होता है तो जो है वो लिखना पड़ेगा। हाँ, आप ये ध्यान रखिए आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है लॉग की, मैं कहूँ कि अगर लॉग यहाँ पे जो बेस है यहाँ पे भी वही क्वांटिटी हो जाए, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। कितनी आती है? यानी बेस और ये दोनों क्वांटिटी सेम हो तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। देखो, अगर मैं लिखूं log, जैसे मान लीजिए ये यहीं पे देख लीजिए, अगर मैं a बराबर भी लिखूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? देखो, a की पावर x इक्वल टू a। अगर जो b की वैल्यू भी a हो जाए, b की वैल्यू कितनी हो जाए? a, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a की पावर x
इक्वल टू ए। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 1, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी ना। तो एक्स की वैल्यू कितनी होती है 1। ये कब होता है जब a बराबर b हो जाए। तो यानी जब भी ये बेस और ये क्वांटिटी सेम हो जाते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है 1, चाहे कुछ भी बेस हो अगर ये दोनों सेम है तो। इसी तरीके से तो जो मैं आपसे बोल सकता हूँ कि log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, ln e की वैल्यू भी कितनी होती है 1, क्योंकि इसका बेस कितना है e और नंबर भी इसके सामने कितना है e, तो इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है 1 आने वाली है। ठीक है, और देखिए e और 10 को देखो आपस में कन्वर्ट करना। अगर मैं आपको बोलूं कि log या ln x है, अगर इसको log बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो कांस्टेंट 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कभी भी नेचुरल लॉग को अगर 10 बेस वाले में कन्वर्ट करना है तो उसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10 बेस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ln x इक्वल टू 2.303 log 10x होता है ना, 10 वाले को मल्टीप्लाई करना रहता है इससे तो ln x हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी, और देखिए और कुछ वैल्यू देख लीजिए, जैसे log 10 ये 2 इसकी वैल्यू होती है 0 1 0, ये किसकी है log 2 की वैल्यू। तो ऐसा अगर मैं आपसे बोलूँ कि ln 2 की वैल्यू लिख दीजिए तो कितनी हो जाएगी 2.303 इंटू 0.3010। ठीक है, अब फोर करके देखिएगा ना लगभग ये इतना आएगा। ठीक है, ln 2 की वैल्यू। ठीक है, अच्छा जी, और प्रॉपर्टी देखिए आप लोग की कि अगर मैं ऐसा लिखूं कि log में कोई भी बेस हो, है ना जी, एक देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर दो नंबर मल्टीप्लाई है, अगर कोई भी दो पार्ट में मल्टीप्लाई है इसको लिखा जा सकता है log am प्लस log am। बेस वही रहेगा, मल्टीप्लाई इसके साथ अलग लॉग लग जाएगा, इसके साथ अलग लॉग, और मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाता है प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ना। ये वाली प्रॉपर्टी आपने यूज भी की थी ना, वो एरर वाला टॉपिक कर रहे थे तब। ठीक है, दूसरा अगर log बेस ए है यहाँ पे n बाई n है तो ये कितना हो जाएगा log बेस में a n माइनस log a ऐसा हो जाएगा। ठीक, अच्छा जी, ओके। अब देखिए कि जैसे कि लोग, जैसे मैं लिखूँ लोग, मैं आपको बोलूँ 10 1 की वैल्यू बताइए भाई क्या होगी 1 की वैल्यू है ना। चलिए पहले एक प्रॉपर्टी और कर लो उसके बाद इस सॉल्व करूँगा। जैसे मान लीजिए मैं लिखूँ लोग बेस ए, कुछ भी हो सकता है बेस है ना, बी से लिख देते हैं कई बार बेस की वजह से। जैसे ये है m रेज टू n, n के ऊपर पावर लगी हुई है n, तो इसको मैं लिखूंगा n log जो भी बेस दे रखा है वो इंटू n, ऐसा लिखा जाता है ना। जैसे सिंपली अब देखो मैं एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बताऊं, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए z इक्वल टू है a रेज टू p b रेज टू q c रेज टू r, इस टाइप की क्वांटिटी। तो अगर मैं कहूँगी दोनों साइड में log ले लीजिए, ठीक है, बेस नहीं लिख रहा है, दोनों साइड में सेम बेस का लिया हुआ है ना, तो log z इक्वल टू, या हम लोग नेचुरल log ले लिया ना जी, तो इधर देखो क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले log ये क्वांटिटी हो जाएगी a रेज टू p b रेज टू q अपॉन c रेज टू r। तो सबसे पहले इसको दो क्वांटिटी समझिए, एक तो ऊपर वाली और एक नीचे वाली, क्या डिवाइड में है, तो इसको ऐसे लिख लीजिए log a रेज टू p b रेज टू q माइनस log c रेज टू r। ठीक है, अच्छा अब ये दोनों मल्टीप्लाई है, इनको भी अलग कर लीजिए। इसको आप लिख सकते हो log a रेज टू p प्लस log b रेज टू q माइनस log c रेज टू r। इसको और आगे लिख लीजिए, p लिखोगे तो p log यहाँ पे a प्लस q log b माइनस r log c, ऐसा लिखता है। देखो पावर सामने आ गई ना सबकी, इसकी पावर इसकी पावर इसकी पावर, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ना सिंप्लीफाई करके। ठीक है, तो log लेने के बाद इसको ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, अच्छा जी,
अगर मैं आपसे बोलूं लोग बेस 10 है, वैल्यू 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो मान लीजिए इसकी वैल्यू x होगी, तो आप कैसा लिख सकते हैं कि 1 = 10⁻x, यानी 10 के ऊपर कितनी पावर लगाई जाए कि 1 आ जाए। जो किसी भी नंबर की पावर जो 0 होती है वो हमेशा कितना होता है? 1 होता है। तो यानी x की वैल्यू कितनी आएगी? 0। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर, यानी यहाँ पे कोई भी नंबर होता तो पावर तो कितनी लगानी पड़ती? 0 बनानी। यानी यहाँ पे बेस चाहे कुछ भी हो, बेस चाहे कुछ भी हो, x की वैल्यू तो कितनी होनी चाहिए? 0 ही होनी चाहिए। यानी मैं लोग बेस कुछ भी लिखूं और मैं लिख दूं 1, तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? 0 आएगी। ओके, यानी जैसे मैं लिखूं ln1 0, log 10 1 0, log 5 1, सभी की वैल्यू कितनी आने वाली है? 0 आने वाली है। ओके, क्योंकि x की वैल्यू 0 होगी तभी ये वैल्यू कितनी आएगी? 1। किसी भी नंबर की पावर 0 का वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है ना। चलिए और देखिए, जैसे मैं लिखूं log कुछ भी बेस है 1/x है, तो इसको क्या लिख सकता? log 1 - log x। क्या बेस सेम रहेगा? जो यहाँ पे है, जो भी बेस दे रखा होगा वही बेस यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो मान लो मैं लिख देता हूँ b b। क्या तुम गारंटी ये कह सकते हो ये तो 0 है? यस सर। तो फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? log bx। तो यानी अगर यहाँ पे 1 हो, x को ऊपर लाना हो तो सामने कितना लग जाता है? माइनस। कितना लग जाता है? माइनस। या आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो, देखो इसको आप देखो log 1/x है तो इसको क्या लिखा जा सकता है? -log x। क्या लिखा जा सकता है? इसको ऊपर लाओगे तो यहाँ पे क्या लगा दो? माइनस। या फिर आप इसको इस टाइप से समझ सकते हो, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? log बेस b x⁻⁻1 लिख सकते हो। अब ये कितना होगा? पावर में चलेगा कि पावर क्या रहती है? सामने, तो -1 तो आ जाएगा सामने इंटू log bx। देखा जा सकता है? ठीक है, तो ये लोगरिथम फंक्शन थे जिनकी कुछ अपन ने वैल्यू लिखना सीखी थी और सिंपल सी लोग के बारे में कुछ चीजें थी। ओके, अच्छा, इसके बाद जो दूसरा आता है वो आता है एंगल। कैसे? एंगल। ठीक है, तो एंगल को मेजर किया जाता है, वो किया जाता है डिग्री में, और ऐसा ही में आजकल इसको मेजर कर रहे हैं रेडियन में। किसमें मेजर कर रहे हैं? रेडियन में। तो एंगल होता क्या है? ठीक है, अगर रेडियन की बात करो, ठीक है, तो मान लीजिए कोई सर्कुलर आर्क है जिसकी रेडियस है r। ये एक सर्किल का एक पार्ट है जिसकी रेडियस r है। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, ठीक है, और इसकी लेंथ है वो है मान लीजिए l। तो जो एंगल को डिफाइन किया गया प्लेन एंगल को, किसमें? रेडियन में। ये एंगल जो अभी वैल्यू आएगी किसमें आएगी? रेडियन में निकल के आएगी ना। रेडियन में जो वैल्यू होती है वो होती है आर्क अपॉन लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो जो थीटा निकल के आएगा वो किस में निकल के आएगा? रेडियन में। अच्छा जी, दूसरी बात, जो अगर मैं बोलूं कि कोई एंगल 1 रेडियन है, तो 1 रेडियन का मतलब कितना हो गया? 1 रेडियन का मतलब l/r, यानी r/l। ठीक है, यानी किसी भी सर्किल में अगर उसकी जो भी सर्किल में है उसकी जितनी रेडियस ली है और उसी लेंथ के अगर आप r कट कर ले तो सेंटर में जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा? 1 रेडियन। ठीक है, तो 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या होगी? द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल हैविंग r इक्वल टू its having the length of r equal to its radius। ठीक है, the angle subtended at the center of a circle having length of r equal to its radius। अगर length of r radius के बराबर हो जाएगी तो एंगल कितना निकल के आएगा? 1 रेडियन निकल के आएगा। ओके, चलिए जी, ये होगी एंगल की बात। ठीक है, अब एंगल वैसे देखो लेंथ मीटर है, तो ये कैसा होगा? इसको यूनिट जरूर दी गई है रेडियन, बाकी ये कैसा होता है? डायमेंशनलेस होता है ना। ऊपर मीटर तो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर भी इसके एक यूनिट को एक नाम दिया गया था रेडियन, जो आपको उस समय बताया गया था, बट ये कैसा है? डायमेंशनलेस है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये डिग्री और रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका है ना, डिग्री और रेडियन में। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि एक सर्किल है पूरा जिसकी रेडियस है r, ठीक है, अगर मैं देखो
यहाँ से यहाँ जाऊँ तो एंगल घूमने का मान लीजिए 90 डिग्री है ना, पर अगर मैं पूरा सर्किल बना दूँ तो क्या ये एंगल 360 डिग्री होता है यहाँ से यहाँ तक 360 डिग्री, यानी इस एंगल को मैं लिख सकता हूँ पूरे को 360 डिग्री। ओके, अच्छा रेडियन में लिखूँ तो आएगा आर कौन है, आर कहाँ से चालू यहाँ और कहाँ खत्म यहाँ, तो लेंथ ऑफ आर यानी एंगल रेडियन में कितना आएगा, यही एंगल, इस एंगल को लिखूँगा आर की लेंथ होगी 2 पाई आर बाई रेडियस मान लीजिए आर, तो आर से आर यानी 2 पाई, यानी रेडियन में ये एंगल कितना होगा 2 पाई, यानी 2 पाई रेडियन में वैल्यू 360 डिग्री में वैल्यू के बराबर होती है, यानी पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। ओके, तो ये आपस में कन्वर्ट करने का तरीका है, या मैं बोल दूं 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। समझ में आया? अच्छा जी, तो देखो कभी मैं आपको डिग्री में एंगल देके रेडियन में कन्वर्ट करवा सकता हूँ, रेडियन में देके डिग्री में कन्वर्ट करवा सकता हूँ ना। आप सिंपल ध्यान रखिए कि चाहे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें, चाहे रेडियन को आप किसमें कन्वर्ट करें, डिग्री में। तो जैसे यहाँ पे लिखूंगा मैं 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या लिखूंगा 180 बाई पाई, यानी कुल मिला के आपको जैसे कहूँ 50 रेडियन है तो 50 रेडियन में कितने डिग्री होंगे, उसको एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, तो 50 रेडियन में कितने होंगे, इससे मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे में कहूँ कि 30 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, तो एक डिग्री में कितने रेडियन, तो 30 में इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो जल्दी तो मल्टीप्लाई होगा रेडियन डिग्री में कन्वर्ट करने, या तो पाई बाई 180 से होगा या 180 बाई पाई से होगा। अब सिंपल से याद रखो, देखो अगर आपके रेडियन में कन्वर्ट करवाया यानी आंसर रेडियन में आना चाहिए, तो ऊपर पाई, पाई किसमें होता है, रेडियन में होता है, और 180 किसमें होता है, डिग्री में। तो रेडियन में कन्वर्ट कराया है तो ऊपर पाई आएगा, और डिग्री में कन्वर्ट कराया है तो ऊपर 180 आएगा, और नीचे दूसरी टर्म आई जाएगी, वो दूसरी पाई, दो ही टर्म है पाई और 180। तो जैसे कि देखो मैं सिंपली आपको बोलूं ताकि आपको कंफ्यूजन आ रहा है कि कब 180 बाई पाई लिखूं, कब पाई बाई 180। ठीक है, जैसे सिंपली मैंने कहा 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अब आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इन रेडियन, रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू जो रेडियन में होगी, अच्छा रेडियन में तो पाई होता है ना, पाई के ऊपर लिख लो 180 इंटू 30, भाई रेडियन में लाना है आंसर, तो रेडियन में ऊपर पाई आएगा, डिग्री में जब लाना होता है तो ऊपर 180 आता है। ठीक है, काट लीजिए, कितना आ गया पाई बाई 6। क्या समझ में आया? चलिए और बताइए, मैंने कहा थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, भाई सब कन्वर्ट कर दीजिए। देखो थीटा इक्वल टू रेडियन में लाना है 180 इंटू, ठीक है, इससे कट करोगे तो मेरे हिसाब से तो 4 टाइम्स आएगा, तो कितना आ जाएगा पाई बाई 4। समझ में आया? चलिए जी, और देखिए भाई रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, और देखिए जैसे मैंने कहूँ भाई 120 डिग्री, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री है, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, पाई बाई 180 इंटू 120, कर गया। इसको किससे कट कर लोगे भाई 6 से, 2 3, तो कितना आ जाएगा 2 पाई बाई 3। बात समझ में आ रही है? चलिए जी, और देखिए मैंने आपको बोला कि थीटा की वैल्यू 270 डिग्री है, तो भाई सब थीटा की वैल्यू रेडियन में कितनी हो जाएगी, पाई बाई 180 इंटू 270, क्या 0 0 गया, 9 से कट जाएगा क्या, 932, कितना हो गया 3 पाई बाई 2। चलिए और देखिए थीटा की वैल्यू जैसे मान लीजिए मैंने बोली 150 है, मान लीजिए थीटा की वैल्यू 150 डिग्री है। अब मैंने आपसे बोला रेडियन में कन्वर्ट करो, तो कितना हो जाएगा थीटा की वैल्यू रेडियन में, पाई बाई 180 इंटू 2, तो 0 0 3 से कट जाएगा ना, 5 बाई 6, तो हो जाएगा 5 पाई बाई 6। क्या आप किसी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस सर। ठीक है, ऐसे ही अगर इसका दूसरा, अगर आपको रेडियन में दिया हो डिग्री में कन्वर्ट करना हो, जैसे मैं आपको बोलूं सिंपली, अब रेडियन में एंगल दिया है, अब क्वेश्चन है कन्वर्ट इन डिग्री, अब किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन दिया कि पहला है पाई बाई 3, सेकंड है 2 पाई बाई 3, थर्ड है पाई बाई 2, और फोर्थ है 5 पाई बाई 6। ठीक है, तीनों कन्वर्ट करना है, तो सिंपल देखो अब आंसर किस में आना चाहिए, डिग्री में, तो ऊपर कितना आएगा 180, तो यानी पहले को लिख लो भाई पाई बाई 3, इसको मल्टीप्लाई कर लो 180 बाई पाई से,
भाई मेरे हिसाब से 60 आ गई, डिग्री लाना है तो ऊपर 180 आएगा ना जी, डिग्री वाली टर्म ऊपर आएगी। दूसरा भाई जैसे थीटा कितना है 2π/3, इसको मल्टीप्लाई कर लो 180/पाई से, तो पाई से पाई ये 60, आंसर इनका 120 डिग्री। मेरा समझ में? देखिए अगला थर्ड, थीटा की वैल्यू दे रखी है π/2, इसको कर लीजिए 180/पाई से, 90 आया नहीं आया है जी, आ रहा है 90। और देखिए फोर्थ, अगर थीटा की वैल्यू 5π/6 है तो इसको 180/पाई, चलिए ये कितना हो गया 3, 150 डिग्री। बोलो हो गया? तो ऐसे कितने भी आपको डिग्री में दूं या मैं आपको रेडियन में दूं, आप उनको आपस में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, ये तो हुई एंगल की बात, ठीक है। अच्छा जी, अब बात देखिए, तो जैसे कि मैं लिखूं sin 30 या लिखूं sin π/6, एक ही बात है ना, चाहे डिग्री में लिखूं एंगल को, क्योंकि दोनों एंगल तो बराबर ही है ना, ठीक है। अच्छा जी, अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं ना जी। मान लीजिए कोई ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, इसमें कितने एंगल होंगे, 3 एंगल होंगे, 3 साइड होती है, 3 एंगल होते हैं ना, कोई खास बात नहीं है ना। अच्छा जी, अब जो इसको चलो आप लिख देते हैं, ये हो जाता है ABC, इसमें से एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ये एंगल 90 डिग्री, बात समझ रहे? तो ये राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। अब इसमें 2 एंगल बचे, एक ये और एक ये, ठीक है। अच्छा, अब इनमें से आप कौन से को, जैसे मान लो आपको मैं कहूँ कि ये एंगल कितना मेजर करना है, मान लीजिए, अब इनमें को ये दोनों एंगल को जैसे मान लीजिए इसको मैंने थीटा बोल दिया, तो अगर मैं इस एंगल की बात करूंगा तो इस एंगल के लिए ये वाली साइड कहलाएगी परपेंडिकुलर, जो इसके सामने होती है, और जो इसके एडजेसेंट होती है यानी इसके साथ होती है, उस साइड को बोला जाता है बेस, ठीक है। और इसको बोला जाता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो 3 साइड, जैसे कि भाई मैंने ये बनाया ट्रायंगल, ये बनाया, मैंने कहा भाई ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल है थीटा, तो अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस होती है, यानी जो 90 डिग्री से जो कनेक्ट होते हैं वो एक परपेंडिकुलर हो गया, एक बेस, और थर्ड साइड जैसे मैंने ये 90 दिया तो पक्का से इनमें से एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है, और थर्ड साइड तो हाइपो हो गया आपका, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, थीटा के जस्ट सामने वाला, और जो थीटा से टच कर रहा होगा वो हमेशा क्या होगा, बेस। जैसे कि देखिए आप, जैसे मैंने आपको बोला कि ये ट्रायंगल है, अगर ये एंगल थीटा है और ये एंगल 90 है, तो इस एंगल थीटा के लिए दो, अब ये 90 है तो देखो थीटा किसके साथ बन रहा है, इस साइड के साथ या इस साइड के साथ, 90 के साथ वाली परपेंडिकुलर होगी और बेस होगी, तो थीटा इसके साथ बन रहा है तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। बाकी आप इसके बारे में 10th में पढ़ चुके हैं, आप इनके बारे में जानते हैं। ओके, चलिए अब बोला कि किसी भी ट्रायंगल में, जैसे मान लीजिए इस ट्रायंगल की बात करूं मैं, ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन किए गए, देखो 6 फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक, 6 फंक्शन, एक्चुअल में तो 3 फंक्शन है, 3 उनके रेसिप्रोकली हैं, ठीक है। कौन कौन से, इनके साथ हमेशा एंगल लिखा जाता है, जैसे मान लो मैं थीटा लिखूं, यानी मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, साइन ऑफ थीटा, कोस ऑफ थीटा, ठीक है, टेन ऑफ थीटा, कोसेक ऑफ थीटा, सेक ऑफ थीटा, कोट ऑफ थीटा। तो बात देखिए, ये जो ये तो साइन ऑफ थीटा, इसको कोसेकेंड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोसेकेंड, शॉर्टकट में कोस, कोस ऑफ थीटा, टेन ऑफ थीटा, कोसेकेंड ऑफ थीटा, कोसेक ऑफ थीटा ना, इसको बोलेंगे सेकेंड ऑफ थीटा, और इसको बोलेंगे कोस थीटा। देखो साइन थीटा, कोस थीटा, इसको कोसेकेंड नहीं, कोसेकेंड इसको बोलते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा, कोट थीटा, है ना, इसको कोटेंजेंट भी बोलते हैं, इसको टेंजेंट थीटा भी बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये है क्या, इनको याद रखने के लिए सिंपल से ट्रिक बनाएगी कि देखो ऐसा लिखा गया टी बी पी एच एच बी, एच एच बी, ठीक, यानी साइड के जो रेशियो थे, अब बोला कि साइड का रेशियो अगर ऐसे लिखा है परपेंडिकुलर कौन है, तो इसको बोला गया साइन, इसको बोला गया कोस, और इसको बोला गया टेन। ऐसे इसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा हो, तो इसको बोला गया कोसेक, इसको बोला गया सेकेंड, और इसको बोला गया कोट।
यहाँ से तो आप समझ रहे होंगे कि अगर परपेंडिकुलर कोण हाइपो है तो साइन है, और हाइपोकोण परपेंडिकुलर है तो क्या है, कोसेक है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 1/कोसेक, इन कोसेक उल्टा कर दो क्या बन जाएगा साइन, ये 1/सेकंड थीटा होता है, ये 1/4 थीटा होता है, ये इन तीनों में आपस में रिलेशन होते हैं ना, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। चलिए और एक छोटी सी बात देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि देखिए कि यहाँ से अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपो स्क्वायर होगा। अगर मैं हाइपो स्क्वायर का डिवाइड कर दूं तो लिख सकता हूँ p/h का स्क्वायर प्लस b/h का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो परपेंडिकुलर कोण हाइपो ये मेरे हिसाब से साइन बन जाएगा, यानी साइन थीटा का स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर यहाँ पे लगाया जाता है ना, कि यहाँ पे स्क्वायर कहाँ पे लगाया जाता है, यहाँ पे। अगर यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है साइन थीटा स्क्वायर, इसका मतलब होता है साइन थीटा के ऊपर स्क्वायर है, और यहाँ पे स्क्वायर है इसका मतलब साइन थीटा के ऊपर स्क्वायर है, यानी यहाँ पे स्क्वायर का मतलब होता है साइन थीटा का स्क्वायर। बात समझ आ रही है आपको? अच्छा जी, प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, एक रिलेशन। ठीक है, ये किसमें, साइन और कोस में। इस रिलेशन से मैं साइन को कोस में और कोस को साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, इसी रिलेशन में आप आगे देखिए, इसी रिलेशन में अगर मैं पूरी इक्वेशन के अंदर, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा का डिवाइड कर दूं, कोस स्क्वायर थीटा का, तो यहाँ पे देखो बनेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1/कोस स्क्वायर थीटा। भाई 1/कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेकंड थीटा लिख सकते हैं ना, यहाँ से रेसिप्रोकल होते हैं ना। तो देखो जब मैं 1 को पहले लिख लेता हूँ, tan को बाद में, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा है जी। अच्छा, इसी इक्वेशन में अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड कर दूं, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, इसमें साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड कर दूं, देखो 1 प्लस, ठीक है, ये कितना होगा, कोस बटे साइन कितना हो जाएगा, कोट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। तीन रिलेशन क्या हो गए, तीन रिलेशन हो गए। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एक्स एक्स कट जाता है, तो बचता है p/b, इसको लिखा जाता है tan थीटा। ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल कितना होता है, cos थीटा। तो तीन रिलेशन आपके ट्रिग्नोमेट्रिक ये हैं, आपस में कन्वर्ट करने वाले। फिलहाल तो आप रिलेशन याद रखिए, कैसे आए वो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। फिलहाल आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसे ऐसे आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए और देखिए, कुछ रिलेशन डबल एंगल के है ना जी। जैसे मान लीजिए मैं लिखूं साइन 2 थीटा, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कोई मुझे कहे कि भाई मान लीजिए साइन 120 की वैल्यू बतानी है, पर मुझे तो 120 की वैल्यू नहीं पता, पर मुझे 60 की वैल्यू पता है। किसकी पता है, 60 की। तो आप इसमें से लिख लीजिए साइन 2 × 60 लिख लिया भाई। तो देखो साइन 2 × समथिंग हो गया, 2 × एंगल हो, तो ये 2 × एंगल है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 60। तो इसको आप लिखो 2 साइन 60 कोस 60, लिख सकते हैं ना, 2 साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 60 कोस 60। ठीक है, तो 2 साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/2। तो सॉल्व कर लीजिए, √3/2। इस टाइप के डबल एंगल काम में आते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, और देखिए मान लीजिए कोस 2 थीटा है, क्या चीज है, कोस 2 थीटा। कभी कोस हो और उसके साथ 2 थीटा लगा हो, और उसको सिंपल जैसे मतलब जो भी एंगल लिखा हुआ है उस एंगल का आपको हाफ पता हो, हाफ की वैल्यू पता हो, पर पूरे जैसे अभी लिखा मैंने साइन 120, तो आपको 60 की वैल्यू पता है पर 120 नहीं था, ऐसे कोई, तो इनको बोलते हैं हाफ एंगल में। अगर आपको यहाँ पे जो एंगल लिखा है उसके आगे की वैल्यू पता है तो हाफ में लिख दो ना, इसको हाफ एंगल में कन्वर्जन बोलते हैं ना, डबल एंगल का हाफ एंगल में। ठीक है जी। अच्छा, कोस 2 थीटा हो तो इसको लिखा जा सकता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी एक फॉर्मेट और है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको लिख लेना आप 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, देख लेना कितना आ जाएगा। ठीक है, अब एक फॉर्मेट है इसकी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख लेना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर हो जाएगा भाई। अच्छा जी, ये कोस, अगर कोस डबल एंगल में कोस के साथ कोई ऐसा एंगल आ रहा हो तो उसको तीन तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है,
साइन के साथ आ रहा हो तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है जी, और tan के साथ आ रहा हो, जैसे मान लीजिए थर्ड को tan 2 थीटा, तो इसको लिखते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तीन रिलेशन में आप ये याद रखेंगे, है जी, ट्रिग्नोमेट्रिक, है ना। अच्छा जी, उसके अलावा अभी और कुछ बचे हुए हैं, जैसे साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी साइन सी प्लस साइन डी, इस टाइप कुछ थोड़े से फॉर्मूले और बचे हुए हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक के, वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, ठीक है। इसके लिए जो बेसिक मैथमेटिक्स है और यूनिट एंड डायमेंशन है, इसके लिए मैं आपको असाइनमेंट भेज दूंगा आज, शायद मैंने पहले भेज दिया था, मेरे को ध्यान नहीं है, तो आज दोबारा भेज दूंगा, आप देख लेना। उसके अंदर आपको यूनिट एंड डायमेंशन मिल जाएगा प्लस बेसिक मैथमेटिक्स मिल जाएगा, तो उसके अंदर आप और भी फॉर्मूले देखें, आप उनको भी याद कीजिए। थैंक यू।